मेरा नाम रंजना है। मैं अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी और मेरा बचपन एक डरावने सपने जैसा था। मेरी किस्मत ने मेरे साथ एक ऐसा खेल खेला कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के बाद भी अपने अतीत को नहीं भूल सकती थी। मेरे माता पिता कभी नहीं चाहते थे कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए और मैं अपने ही घर में कैदी बनकर रह जाऊं। इसलिए मेरी माँ ने मुझे सब लोगों से छुपाकर मेरी बुआ के घर भेज दिया। उनकी भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मेरी बुआ और फूफा ने मुझे अपनी सगी औलाद से भी बढ़कर समझा। मुझे पढ़ाया लिखाया और अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। अब मैं शहर में ही एक कंपनी में जॉब कर रही थी। मैं बहुत कम बोलती थी। मुझे लोगों से ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं था। मैं सुबह को अपनी जॉब के लिए जाती और शाम को घर वापस आती थी। घर वापस आने के बाद मेरी बुआ मुझे खाना खिलाती और मेरे लिए चाय बनाती थी। फिर हम दोनों बातें करने लगते और बातें करते करते कब समय निकल जाता हमें पता ही नहीं चलता था। फिर फूफा के ऑफिस से घर आने का टाइम हो जाता। वह जब भी ऑफिस से घर आते तो मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर आते थे। लेकिन मुझे जब भी अपने अतीत की याद आती तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल जाती थी। लेकिन बुआ और फूफा की मोहब्बत ने मुझे अपने अतीत को भूलने पर मजबूर कर दिया था। अब मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगी थी। एक दिन हमारी कंपनी में एक नया मैनेजर आया। वो बहुत ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट था। ऑफिस की सारी लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती रहती थी, लेकिन वह किसी को भी नजर उठाकर नहीं देखता था। एक दिन मुझे किसी काम से उस मैनेजर के केबिन में जाना पड़ा। मैंने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा, कौन है? अंदर आ जाइए प्लीज। मैं घबरा गई। कहने लगी, सर मेरा नाम रंजना है। आपने मुझे ये फाइल दी थी, लेकिन मुझे इसका पिछला रिकॉर्ड समझ नहीं आ रहा। क्या आप मेरी हेल्प कर देंगे? उन्होंने कहा, जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं आपको सब कुछ समझा देता हूँ। वह फाइल देखकर मुझे काम समझाने लगे और मैं उनको देखने लगी। मेरी नजरें उनके ऊपर से हट ही नहीं रही थी। वह सच में बहुत ज्यादा हैंडसम थे। इतनी देर में उन्होंने चुटकी बजाकर मुझसे कहा, हेलो रंजना, आप किसके ख्यालों में गुम हो गई? मैं अचानक से अपने ख्यालों से बाहर आई और उनसे कहने लगी, जी सर, मुझे सब कुछ समझ आ गया। आप फिक्र न करें, मैं सारा काम कंप्लीट कर दूंगी। मेरा दिल तो उस दिन से ही मैनेजर संजय की मोहब्बत में डूब गया, पर जैसे मुझे अपने अतीत की याद आती मैं डर जाती थी। मैं अपनी बुआ से अपनी हर बात शेयर करती थी। उनके अलावा मेरा कोई और नहीं था, इसलिए वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी थी। जब मैंने उन्हें सब कुछ बताया तो वो मुझे समझाने लगी, अब तुम्हारी जिंदगी यही है, तुम अपने अतीत को भूल जाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ो। लेकिन मेरे कदम डगमगाने लगते थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस तरह दिन गुजर रहे थे। संजय अब मुझ पर बहुत भरोसा करने लगे थे, क्योंकि मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करती थी। वह कंपनी की हर बात मेरे साथ शेयर करने लगे थे। एक दिन मैं उनके केबिन की तरफ जा रही थी। मैं उन्हें देखकर दंग रह गई। वह शायद कुछ सोच रहे थे और दिल ही दिल में मुस्कुरा रहे थे। उनको देखकर मेरी नजर उन पर ही ठहर गई और मैं भी मुस्कुराने लगी और सोचने लगी कि काश जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ही हो, जो मेरे दिल में है वही इनके दिल में भी हो। मैं वहाँ खड़ी खुद से ही बातें कर रही थी। आज बुआ के यहाँ कुछ मेहमान आ रहे थे। फूफा ने अपने कुछ फ्रेंड्स को बुलाया था। इस वजह से मैं भी आज ऑफिस से जल्दी घर आ गई थी। मैंने आकर देखा तो मेरा मोबाइल नहीं था। बुआ ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो? मैंने उन्हें बताया कि मेरा मोबाइल नहीं दिख रहा। तो वो मुझसे कहने लगी कि तुम कॉल करके देख लो। मैंने घर के नंबर से कॉल की तो मेरा फोन किसी ने उठाया। आवाज सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। मैंने कहा, सर आप? संजय ने बताया कि मैं अपना मोबाइल जल्दी में उनके केबिन में ही छोड़कर गई थी। वह कहने लगे कि मैंने तुम्हारा मोबाइल अपने पास रख लिया है, तुम कल ऑफिस आओ तो ले लेना। मैंने कहा, ठीक है सर, थैंक यू। वह कहने लगे कि इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। अगले दिन जब मैं ऑफिस में अपना मोबाइल लेने सर के केबिन में चली गई, उन्होंने मेरे हाथ में मोबाइल के साथ साथ एक लेटर भी दिया। मैं ये देखकर घबरा गई और बिना कुछ कहे जल्दी से उनके केबिन से बाहर आ गई। बाहर आने के बाद मैं अपने काम में लग गई और सोचने लगी कि पता नहीं इस लेटर में क्या है जो उन्होंने मुझे दिया है। जैसे तैसे शाम हुई और जब मैं ऑफिस से घर आई तो मैंने कमरे में आकर वो लेटर पढ़ा। उसको पढ़ने के बाद तो मेरे पसीने छूटने लगे। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। लेटर में तो संजय ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था।
एक तरफ मुझे खुशी हो रही थी कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा था, संजय भी मुझे पसंद करते थे, और दूसरी तरफ मुझे अपने अतीत का डर भी था। इतनी देर में बुआ वहाँ आ गई। उन्होंने मेरे चेहरे पर परेशानी देख ली। वो मुझसे पूछने लगी, रंजना क्या हुआ, तुम कुछ दिनों से परेशान लग रही हो। मैंने उन्हें बताया कि संजय ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। तो वह हंसने लगी और कहने लगी कि इतनी सी बात है तो तुम घबरा क्यों रही हो। मैंने अपनी लड़खड़ाती हुई जबान से कहा, आपको तो पता है, अपनी सच्ची मोहब्बत के साथ ही आखिरी हद तक इस वादे को निभाया। मैं सोच नहीं सकती थी कि मेरी जिंदगी में ऐसा भी मोड़ आएगा कि संजय और मेरी मोहब्बत कमजोर पड़ जाएगी। संजय और मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। एक रात जब हम खाना खा रहे थे तो संजय ने मुझसे कहा, रंजना कंपनी की तरफ से मुझे 2 महीने की छुट्टी मिली है, हम कहीं घूमने चलते हैं, बताओ तुम कहाँ जाना पसंद करोगी। यह बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैंने कहा, संजय आप सच कह रहे हैं। उन्होंने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने कहा, तो ठीक है, फिर हम आपके माता पिता के पास चलते हैं, मैं आज तक उनसे नहीं मिली। यह बात सुनकर संजय बहुत ज्यादा खुश हुए, कहने लगे कि तुमने मेरा दिल जीत लिया। उन्होंने मुझे बताया कि वो गांव में रहते हैं और वह बहुत अच्छे हैं। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने बचपन में ही मुझे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था। मुझे भी बहुत समय हो गया उनसे मिले हुए, लेकिन मेरी उनसे फोन पर बात होती रहती है। हमारी शादी के बारे में भी मैंने उन्हें फोन पर ही बताया था और वह सुनकर बहुत खुश हुए, और अब वह हम दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। मैंने पैकिंग करनी शुरू कर दी और संजय ने ट्रेन की टिकट करा ली। अगले दिन जब मैं उठी तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो बाहर एक आदमी खड़ा था। उसने मुझसे कहा कि यह टिकट है, संजय सर ने भेजी है। मैंने उसे टिकट ली और अंदर आ गई। जब मैंने वो टिकट देखी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं बहुत ज्यादा घबराने लगी। इतने देर में संजय आ गए। वह मुझे देखकर बोले कि रंजना कहाँ गुम हो गई, सब ठीक तो है। मैंने उनसे कहा कि हाँ सब कुछ ठीक है। मैं अपने चेहरे से पसीना साफ करते हुए उनसे बोली, संजय हम कुछ दिनों बाद नहीं चल सकते, अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। संजय मेरे लिए परेशान हो गए और मुझसे कहने लगे कि चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने कहा कि नहीं, बस थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है, आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। संजय ने मेरे लिए चाय बनाई और मुझे दवाई दी। मैं अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। मैं सोच में पड़ गई थी। मेरे दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे। मैंने बुआ का नंबर लगाया तो बुआ का नंबर नहीं लग रहा था। अब मैं सोच रही थी कि मैं संजय को कैसे मना करूंगी। आखिर मैंने ही उसे कहा था कि हम तुम्हारे माता पिता से मिलने चलते हैं। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ नहीं हो सकता, यह सब मेरा वहम हो। मैंने जाने के लिए पैकिंग शुरू कर दी। संजय बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन मेरा दिल पूरे रास्ते परेशान था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं संजय को कैसे बताऊं। ट्रेन का यह सफर मुझे किस मंजिल तक ले जाएगा मुझे नहीं पता था। मैं नहीं जानती थी अब यह सफर कहाँ खत्म होगा। जैसे ही ट्रेन रुकी और हम ट्रेन से उतरे, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मुझे चक्कर आने लगे। संजय ने मुझे संभाला और वहीं स्टेशन पर भी बैठा दिया। उसने मुझे जूस पिलाया और कहने लगे, तुम्हारी तबीयत वाकई ठीक नहीं है, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी और कुछ दिन रुक जाना चाहिए था, लेकिन फिर मुझे छुट्टी नहीं मिल पाती। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को समझाया। मैं और संजय स्टेशन से गांव की तरफ चले। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मानो जैसे मेरे कदम आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं हो। जैसे जैसे हम संजय के घर की तरफ जा रहे थे, मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था। हम जैसे उसके घर के दरवाजे पर पहुंचे, डर की वजह से मेरे पसीने छूटने लगे। पता नहीं मेरी किस्मत मेरे साथ क्या खेल खेल रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे घर का दरवाजा खुला, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अंदर एक बूढ़ा आदमी था, वह संजय के पिता थे। मैंने जल्दी से अपना चेहरा कवर कर लिया और खांसने का नाटक करने लगी। संजय ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा कि कुछ नहीं, असल में मुझे बचपन से धूल मिट्टी से एलर्जी है और यहाँ गांव में धूल मिट्टी बहुत ज्यादा है, इसलिए मुझे यहाँ अपना फेस कवर करके रखना पड़ेगा। संजय बोले, चलो ठीक है, अंदर आओ। संजय अपने माता पिता से मिलकर बहुत खुश थे। उन्होंने उसे गले लगाया और प्यार करने लगे। अंदर एक बूढ़ी औरत थी जो कि संजय की माँ थी। उनको देखकर भी मैं दंग रह गई। मैंने अपना फेस और अच्छे से ढक लिया। संजय ने सबको मेरी एलर्जी के बारे में बता दिया। संजय की बहन मुझे घूर घूर कर देख रही थी
और मुझसे अजीब तरीके से कहने लगी कि लगता है भाभी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसी वजह से वह हमें अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती। इस बात पर सब लोग हंसने लगे। फिर वह कहने लगी कि मैं तो मजाक कर रही थी। फिर हम सब लोगों ने मिलकर साथ में खाना खाया। संजय भी सालों बाद अपने घर वालों से मिलकर बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन मैं घबराई और सहमी हुई बैठी थी। खाने की टेबल पर सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। इतने में संजय ने पूछा, राजीव कहाँ है? जब से मैं आया हूँ वह नजर नहीं आ रहा। यह सुनकर मुझे सदमा लगा और मेरे हाथ से खाने की प्लेट छूटकर गिर गई। मुझे देखते संजय की बहन बोली, लगता है भाभी अपने देवर का नाम सुनकर चौंक गई। संजय की माँ कहने लगी, बस भी करो सालनी, जब से तुम्हारी भाभी आई है तुम तो उसके पीछे ही पड़ गई हो। वह कहने लगी, माँ तो मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। संजय के पिता ने बताया कि राजू कुछ काम से गांव के बाहर गया हुआ है, उसकी भी शादी हो गई है, कुछ दिन में वह वापस आ जाएगा। अपनी पत्नी को भी साथ में लेकर गया है ताकि उसकी भी थोड़ी सैर हो जाए। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई और अपने चेहरे से अपना मास्क हटा दिया। अपने आप को आईने में देखने लगी। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी हो रही थी। इतनी देर में किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने जल्दी से अपना मास्क लगा लिया। दरवाजे पर संजय थे। वो मुझे अपने घर वालों के बारे में बताने लगे। अपने घर वालों से मिलकर वो मुझे बहुत खुश लग रहे थे। पता नहीं मेरी किस्मत में आगे क्या लिखा था। मैं उनको कुछ बता भी नहीं सकती थी क्योंकि मैं संजय को खोने से डरती थी। मैं सोच रही थी कि संजय सब जानने के बाद कहीं मुझे छोड़ न दे। मैं ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी और सबको खासकर दिखाती थी कि ताकि कोई मेरा चेहरा देखने की जिद न करे। राजीव भी आज वापस आने वाला था। यही सोचकर मेरा दिल घबरा रहा था। मैं सदमे में थी। मैं अपने डरावने अतीत के बारे में सोच रही थी। मैं दिल ही दिल में उलझन में पड़ रही थी। लेकिन जब से मैं इस घर में आई थी मुझे मेरी ननद का बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था। वो हमेशा ही मुझसे कुछ न कुछ कहती रहती थी और फिर मजाक का बहाना बना लेती। जब राजीव के आने का समय हुआ तो मैं बुखार का बहाना बनाकर अपने कमरे में कंबल ओढ़कर लेट गई। सब लोग बहुत खुश थे। राजीव और उसकी पत्नी घर आ गए थे। वो सबसे मिले। संजय ने उसे मेरे बारे में बताया। वो और उसकी पत्नी मेरे कमरे में आए, लेकिन मैं कंबल ओढ़े लेटी रही और सोने का नाटक करने लगी। संजय ने कहा, इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, कल ही मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। राजीव ने कहा कि कोई बात नहीं, आप भाभी को आराम करने दें, हम भाभी से बाद में मिलेंगे। जैसे तैसे मैं अपने चेहरे पर मास्क लगाकर यहाँ रह रही थी, लेकिन राजीव के सामने आने से मुझे डर लगता था। जब घर में नहीं होता था तो मैं अपना फेस कवर करके सब घर वालों के साथ रहती थी, लेकिन उसके आने से पहले मैं अपने कमरे में चली जाती। एक रोज मैं अपने कमरे में बैठी अपनी जिंदगी के खतरनाक अतीत के बारे में सोच रही थी और दूसरी तरफ मैं सोच रही थी कि राजीव की बीवी कितनी खूबसूरत है और आदत की भी बहुत अच्छी है। अचानक मेरी ननद मेरे कमरे में आ गई। मैंने जल्दी से अपना चेहरा छुपाया और खांसने लगी। वह कहने लगे कि आपको डर है, राजू भाई की पत्नी आपसे ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए शायद आप अपना चेहरा नहीं दिखाती। पता नहीं वो मुझसे इस तरीके से बात करती रहती थी। मैंने उसे कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ दिन में मेरी दवाई का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और मेरी एलर्जी खत्म हो जाएगी, फिर मैं अपना फेस कवर करना बंद कर दूंगी। फिलहाल तो मैंने उसे यह बात कहकर टाल दिया था, लेकिन उसकी बातों ने मुझे सोच में डाल दिया था। मैं सोच रही थी कि उसे मेरी सच्चाई तो पता नहीं चल गई। इतने में संजय आ गए और मुझसे पूछने लगे, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैंने कहा कि अब ठीक है, बस कुछ दिन की बात है, फिर मेरी एलर्जी ठीक हो जाएगी। वो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, इसलिए मेरी हर बात आंख बंद करके मान लेते थे। एक दिन संजय मुझसे कहने लगे, राजू मुझसे शिकायत कर रहा था, कह रहा था भाई तुम बहुत अजीब हो, अपनी पत्नी को अपने भाई से अभी तक नहीं मिलवाया। उनकी यह बात सुनकर मैं और ज्यादा डरने लगी थी। मैंने बुआ का नंबर लगाया, लेकिन उनका नंबर नहीं लग रहा था और मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। मेरे अतीत का यूं अचानक मेरे सामने आ जाना किस्मत का कौन सा खेल था, मेरी समझ नहीं आ रहा था। मैं घर वालों से भी छुप कर रह रही थी और राजीव का सामने आने का सोचकर तो मैं भाग जाती थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगता था। कब क्या हो जाएगा नहीं जानती थी। पता नहीं किस्मत ने क्यों मुझे फिर यहाँ लाकर इस घर में खड़ा कर दिया था। और दूसरी तरफ मेरी ननद शालिनी मेरे पीछे ही पड़ गई थी। मुझे अजीबोगरीब सवाल करती रहती। वो मेरी सच्चाई सबके सामने लाना चाहती थी या फिर मेरे बारे में सब कुछ जानती थी। ये जानबूझकर वो मुझे परेशान करती थी। एक दिन राजू ने मेरा दरवाजा खटखटाया।
मुझसे कहने लगा कि भाभी मैं अंदर आ जाऊं। मैं एकदम घबरा गई, सोचने लगी कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होने वाला है। मुझे पसीना आने लगा। मैं जल्दी से पीछे के दरवाजे से बाहर आ गई। मैंने संजय से फोन करके कह दिया मैं डॉक्टर के पास आई हूँ। आज तो जैसे तैसे मैंने खुद को बचा लिया था, अब मुझे कैसे भी करके घर से दूर जाना था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा अतीत मेरी आने वाली जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है। अब मैं गुमसुम और चुपचाप रहने लगी थी। मैं संजय से कहती थी कि प्लीज यहाँ से वापस चलें, यहाँ मेरा दम घुटने लगा है, यहाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, मेरा दिल नहीं लगता, यहाँ मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। संजय ये देखकर घबरा गए। सालों बाद कैसे मैं अपने होश खो बैठी थी। मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल रही थी। एक दिन अचानक ही मेरे सामने राजू आ गया। वो मुझे देखते ही घूरने लगा, लेकिन मैंने अपना फेस कवर किया हुआ था। कुछ देर तक तो वो मुझे ऐसे ही देखता रहा। फिर उसने मेरी तबीयत का पूछा। मैंने बस हाँ में सर हिला दिया तो वो भी वहाँ से बिना कुछ कहे चला गया। मैंने जल्दी से अपना सामान पैक किया और संजय को बिना कुछ बताए वहाँ से जाने लगी। जैसे मैं दरवाजे पर पहुंची तो मेरी ननद ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर के अंदर ले लिया। मैं नजरें और सर झुकाए खड़ी थी। घर के बाकी लोग भी वहीं पर थे। ऐसा लग रहा था कि मैं एक मुजरिम हूँ। शालिनी कहने लगी मेरे दोनों भाइयों की एक ही दुल्हन, इसकी क्या वजह थी यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। उसकी बात सुनकर मैं चीख पड़ी और कहने लगी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रही है। संजय ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। मैं रोने लगी थी। मैं किस्मत के हाथों मजबूर थी क्योंकि अब मेरा सच सबके सामने आने वाला था। संजय ने कहा ये क्या कह रही है, आखिर सच क्या है, इसकी बात का क्या मतलब है। मैं सिसकियों के साथ रोने लगी और मैंने अपने चेहरे से मास्क हटा दिया। मैं राजीव की तरफ देखने लगी। मैं सोच रही थी कि राजीव मेरी सफाई में सबको सच बताएगा, लेकिन उसकी झुकी नजर देखकर मैं समझ गई थी कि क्योंकि उसका सर और झुकी हुई नजरें इस बात को बयान कर रही थी कि मेरा ही कसूर है। मैंने संजय से कहा कि मैं इन सब की अकेली जिम्मेदार नहीं हूँ, यह लोग भी मेरे अतीत में जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदार हैं। वह कहने लगा कि तुम्हारा क्या मतलब है, यह सब क्या कह रही हो, आखिर यह सब कुछ क्या चल रहा है, कोई मुझे सच बताएगा। वह एकदम गुस्से में चीख पड़ा। मैं जोर जोर से रोने लगी और सबके आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि प्लीज आप मेरी शादी को बचा लो। मेरी गलती सिर्फ इतनी सी है कि मैंने अपने अतीत को भूलकर आगे की जिंदगी में कदम रखा और संजय से शादी कर ली। मुझे रोता बिलखता हुआ देखकर मेरी सास को मेरे ऊपर तरस आ गया। वो मेरे पास आई और मुझे गले लगाकर दिलासा देने लगी और संजय को मेरा सारा सच बताने लगी और कहने लगी कि यह लड़की सच कह रही है। सालों पहले जब हमने तुम्हें शहर भेज दिया था, इस गांव में अजीब ही दस्तूर था। माता पिता अपने बच्चों की बचपन में ही शादियां कर देते थे। खास करके लड़कियों के माता पिता अपने सर के बोझ को कम करने के लिए अपनी बेटी की शादी बचपन में ही कर देते थे। इस लड़की की और राजीव की बचपन में ही शादी कर दी गई थी, लेकिन जब बच्चे जवान होते थे तो वो इस बचपन की शादी को मानने से इनकार कर दिया करते थे। अगर उनके माता पिता उनसे जोर जबरदस्ती करते तो वो तंग आकर घर छोड़कर चले जाते थे या फिर अपनी पत्नी को तलाक दे देते थे। वो बताने लगे कि इसी तरह राजीव और अंजना के साथ भी किस्मत ने यही खेल खेला। इनका भी बचपन बर्बाद हो गया, लेकिन राजू ने घर से भागकर अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली और यह बेचारी किस्मत की मारी राजू का इंतजार करती रही। गांव वालों ने इसको ताना दे देकर इसका जीना हराम कर रखा था। यहाँ तक इसके खुद के घर वालों ने और रिश्तेदारों ने भी इसका साथ नहीं दिया और यह यहाँ हमारे घर आ गई, लेकिन हमने यहाँ भी इसको चैन से जीने नहीं दिया। और कुछ दिन बाद राजू ने भी इसको भुला दिया और कहने लगा मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है और हमने इस लड़की को यहाँ से धक्के देकर निकाल दिया। यह बेचारी दर दर की ठोकर खाती रही। फिर मैंने संजय को आगे का सच बताया कि इसके बाद मेरी माँ ने मुझे बुआ के पास शहर भेज दिया और मुझे अपनी कसम दी कि मैं अपने अतीत को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाऊंगी और कभी भी सच को किसी के सामने नहीं बताऊंगी। संजय कहने लगे कि इतना बड़ा सच तुमने मुझसे छुपाया, ये सब लोग तुम्हारे गुनाहगार हैं, लेकिन तुम मेरी गुनाहगार हो। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की और तुमने मुझे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। और तो और तुम मेरे भाई की पहली पत्नी हो, यह सब कुछ जानकर तुम मेरे साथ कैसे रह सकती थी। तुमने अपने साथ साथ मुझे भी इस पाप का भागीदार बना लिया। जब तुम्हारी पहले शादी हो गई थी तो तुम मुझसे कैसे शादी कर सकती थी। यह सुनकर मैंने राजीव की तरफ देखा। वह चौंकने लगा और बहुत घबराया। मेरे और राजीव के अलावा शालिनी भी सारा सच जानती थी। मैंने शालिनी को घूर कर देखा। इतनी देर में राजीव की पत्नी ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और कहने लगी कि यह सब क्या चल रहा है,
तुमने मुझे धोखा दिया, धोखे से मेरे साथ तुमने शादी की है, अब मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। शालिनी रोने लगी और कहने लगी कि आप सब लोग मुझे माफ कर दें, सारी गलती मेरी है। मैंने शुरू में ही भाभी का चेहरा देख लिया था और उनको पहचान लिया था। मैं उनका सच घर वालों के सामने लाकर उनसे बदला लेना चाहती थी। मैं शालिनी को देखने लगी और सोचने लगी, पता नहीं ये कौन सा सच बताने वाली है। वह कहने लगी कि रंजना का भाई और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन राजीव और रंजना की शादी ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। इन दोनों की वजह से हमारी भी शादी नहीं हो सकी। उसी समय मैंने सोच लिया था कि मैं इससे बदला लेकर रहूंगी। जब मैंने पहली बार इसे देखा तो मेरे दिल में सालों पुरानी नफरत जाग गई और मैंने सोच लिया कि मैं इसे बदला लेकर रहूंगी, लेकिन मेरी इस गलती से बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज आप सब लोग मुझे माफ कर दें। और राजीव पर चिल्लाने लगी और उसे कहने लगी कि राजीव सच बताओ, तुम्हारी और संजय की नहीं तो इन दोनों मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर तुमने आज सबको सच नहीं बताया तो सब बर्बाद हो जाएगा। मेरी नजर राजीव पर जमी हुई थी। उसके माता पिता भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा थे। राजीव की पत्नी भी उसको पकड़कर झंझोड़ रही थी। इतनी देर में मैं चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। कुछ देर बाद मुझे होश आया तो मुझे डॉक्टर की आवाज आई। वह सबको बता रही थी कि आप सभी इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखें, यह प्रेग्नेंट है। मेरी आंख खुल गई और यह सुनकर तो मेरी हालत और ज्यादा खराब होने लगी। शालिनी और संजय की माँ मुझे संभालने लगी। संजय भी अपना सर पकड़कर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे क़यामत टूट पड़ी हो। एक ही लड़की दो भाइयों की पत्नी कैसे हो सकती है। संजय मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगा कि आगे का सच क्या है। तभी शालिनी कहने लगी, संजय भाई, राजीव गुनहगार है, इसने इसके साथ ये सब कुछ किया है और अभी चुपचाप खड़ा है। संजय ने गुस्से से राजीव को जोर से थप्पड़ मारा। राजीव जमीन पर गिर गया और संजय के पैर पकड़कर माफी मांगने लगा और कहने लगा कि मैं ही रंजना का गुनहगार हूँ। उसने बताया कि सालों पहले जब मैंने अपनी दूसरी शादी करने का सोचा था, उसी समय मैंने इसको डिवोर्स पेपर भिजवा दिए थे। अब ये मेरी पत्नी नहीं है, यह आपकी पत्नी है और यह बच्चा भी आपका ही है। बस किस्मत ने हमारे साथ यह खेल खेला है, मुझे और रंजना को इस पाप से बचा लिया। राजू ने मुझसे भी मेरे पैर पकड़कर माफी मांगी और उसके माता पिता ने भी अपनी गलती का एहसास करके मुझसे माफी मांगी। मैं बार बार रो रही थी। संजय के दिल में मेरे लिए मोहब्बत जाग गई थी। वह भी जान चुका था कि इन सब में मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने तो सिर्फ अपनी माँ की कसम की खातिर सब कुछ छुपाया था। मेरा और राजीव के बीच में अब कोई भी रिश्ता बाकी नहीं रहा था। सालों पहले ही मेरी और राजीव की डिवोर्स हो चुकी थी। मैंने भी सबको माफ करके अपना दिल साफ कर लिया। राजीव ने अपनी पत्नी से भी माफी मांगी और उसने भी उसे माफ कर दिया। अब हम सब अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश थे। कुछ महीनों बाद ही हम सब लोग शहर आ गए। अब हम सब लोग हंसी खुशी रहने लगे थे। मैंने एक बेटी को जन्म दिया था और राजीव के घर में एक बेटा पैदा हुआ था। संजय के माता पिता को अपनी गलतियों का बहुत ज्यादा एहसास था, इसलिए उन्होंने सोचा था कि वो अपने पोता पोती को पढ़ा लिखा कर गाँव के रीति रिवाज से दूरी रखेंगे और हो सकेगा तो गांव के इस रीति रिवाज को खत्म कर देंगे ताकि आने वाले बच्चों की जिंदगियां बर्बाद न हो सके। और ऐसा ही हुआ। संजय ने अपने गांव जाकर सबको बहुत समझाया और इस रिवाज को खत्म कर दिया और आने वाली नस्लों की जिंदगियों को तबाह होने से बचा लिया। गांव वालों की सोच बदलकर उनको अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने को कहा। जब हमारे बच्चे बड़े हो गए तो हमने भी अपने बेटे बेटी को देश से बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। पुराने और दकियानुसी रीति रिवाज इंसान की जिंदगी को बर्बाद करके रख देते हैं। हम अपना अतीत कितना भी भूलना चाहें, एक दिन वह हमारे सामने आ ही जाता है, लेकिन किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।